वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर आपका फर्स्ट। और इसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, प्राप्यों का प्रबंध। प्राप्य क्या होंगे, रिसीवेबल्स क्या होंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसकी परिभाषा हम समझे जॉन जे हैम्पटन के अनुसार प्राप्य व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान माल अथवा सेवाओं की बिक्री के कारण फर्म को देय राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले संपत्ति खाते होते हैं। यानी कि संस्था के अपने ग्राहकों के प्रति दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका सृजन उधार बिक्री के फलस्वरूप होता है और इन्हें चिट्टे में चल संपत्तियों के शीर्षक के अंतर्गत विविध देनदार, पुस्तकीय ऋण अथवा प्राप्य विपत्र के नाम से दर्शाया जाता है। मीन्स संस्था के द्वारा व्यापारिक निर्माणी किसी भी प्रकार की संस्था है, उसके द्वारा जो जिस भी प्रकार का माल या सेवाएं ग्राहकों को प्रदान की गई है, उसके बदले में उनको उधार बिक्री के फलस्वरूप होती है। ये जो उनकी जो दावे बनते हैं ग्राहकों के प्रति, यानी कि ग्राहक उनको चुकाएंगे जो पैसा, उसको हम प्राप्य बोलेंगे। और ये चल संपत्तियों में, बैलेंस शीट में इनको करंट एसेट्स में रखा जाता है। किसके रूप में? विविध देनदार के रूप में, पुस्तकीय ऋण और प्राप्य विपत्र के नाम से। अब हम पढ़ते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवेबल्स। इसकी विशेषताएं क्या होंगी? जोखिम। इसमें जोखिम होगा, जोखिम क्योंकि ये उधार बिक्री से संबंधित है तो डूबने की संभावना भी रहेगी। हो सकता है ग्राहक माल या सेवा को प्राप्त करने के बाद, यूज़ लेने के बाद में उसकी जो राशि है वो चुकाए ही ना, या आंशिक रूप से चुकाए, तो इसमें जोखिम की संभावना पाई जाती है। जबकि नगद बिक्री में जोखिम का अभाव पाया जाता है, क्योंकि आपको पैसा तुरंत मिल जाता है। प्राप्य वर्तमान आर्थिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। उधार विक्रय के समय माल का आर्थिक मूल्य तत्काल ही स्थानांतरित हो जाता है, जबकि विक्रेता को लाभों की प्राप्ति भविष्य में होती है, इसलिए ये वर्तमान आर्थिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। भविष्योन्मुखी होते हैं। प्राप्यों के अंतर्गत क्रेता द्वारा प्राप्त माल अथवा सेवाओं के मूल्य का भुगतान भविष्य की निर्धारित तिथि को निर्धारित किया जाता है। कि मैंने कोई सामान खरीदा है उधार किसी दुकान से, तो मैं उसको कहूँगा कि मैं फला तारीख को आपको चुका दूंगा। तो ये भविष्योन्मुख है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। करंट एसेट्स में है ये, क्योंकि इनका भुगतान शॉर्ट टाइम में कर दिया जाता है, अल्पावधि में कर दिया जाता है, इसलिए ये करंट एसेट्स का भाग होते हैं। प्राप्यों के उद्देश्य अथवा महत्व, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसीवेबल्स क्या होंगी? विक्रय में वृद्धि। इसका उद्देश्य क्या है कि यदि मान लो कोई भी संस्था उधार विक्रय करती है तो वह नकद की तुलना में अधिक विक्रय कर सकेगी। तो विक्रय में वृद्धि के लिए किया जाता है। उधार की सुविधा विक्रय बढ़ाने का एक शक्तिशाली प्रेरक है, क्योंकि बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं जो माल क्रय करते समय नकद भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। मान लो संस्था उधार विक्रय नहीं करती है तो ग्राहकों की संख्या घट जाएगी और कुल बिक्री की राशि में कमी हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कभी कभी संस्था अपने ग्राहकों को उधार की सुविधा देती है, क्योंकि उसकी प्रतियोगी संस्थाएं भी अपने ग्राहकों को उधार माल यह सुविधा दे रही है। तो यदि यह संस्था ऐसा नहीं करती है तो उसे बिक्री की हानि होगी। लाभों में वृद्धि के लिए भी उधार बिक्री के फलस्वरूप बिक्री की मात्रा में वृद्धि होती है, और बिक्री की मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो लाभों में भी वृद्धि होती है। यदि आपकी सेल्स बढ़ रही है तो सेल्स जिस अनुपात में बढ़ रही है, आपका जो प्रॉफिट है उसका रेशो भी, उसका हिस्सा भी उतना बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स, यानी कि प्राप्य संबंधी लागतें। संस्था उधार माल बेच रही है तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि जितनी राशि का उधार माल बेचा गया है वो संपूर्ण राशि वसूल हो जाए, या कई बार ये भी हो सकता है कि उस अतिरिक्त उधार माल को बेचने के कारण संस्था की प्रशासनिक व अन्य कई प्रकार की लागतें वहन करनी पड़ती हो, या वो जो राशि वसूलने के लिए भी खर्चा करना पड़ सकता है। तो इसलिए प्राप्य में विनियोजन संबंधी कुछ लागतें आती हैं, जिनको हम ऐसे समझते हैं। फर्स्ट है आपकी कैपिटल कॉस्ट, पूंजी लागतें। प्राप्यों में संस्था के वित्तीय स्रोतों का एक महत्वपूर्ण भाग अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं का विक्रय करने तथा उनसे भुगतान प्राप्त करने के बीच समय अंतराल महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान संस्था को अपने दायित्वों जैसे कच्चे माल के पूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों आदि को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था करनी
पड़ती है। और अतिरिक्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था बाहर से या संस्था के लाभों को रोककर की जा सकती है। तो पहली स्थिति में तो क्या होगा, ऋणदाताओं को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि दूसरी स्थिति में अवसर लागत उसे वहन करनी पड़ेगी। अवसर लागत से तात्पर्य वह राशि जो व्यवसाय द्वारा लाभों का कहीं अन्य विनियोजन करके अर्जित कर सकता था। अब फर्स्ट जो लागत है वो क्या है, कैपिटल कॉस्ट। आपने उधार माल बेच दिया, लेकिन आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी कैसे देंगे, या फिर एम्प्लॉयज़ को जो अदर पेमेंट्स होंगे वो कैसे देंगे। रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो हैं आपके, उनको जो रॉ मटेरियल होगा आपका उसका भी तो पेमेंट करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था आप कहाँ से करेंगे, या तो लोन ले करके। तो लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है, और यदि आप लोन नहीं लेते हैं, उसकी बजाय आप क्या बोलते हैं, संस्था के लाभों को रोक करके पेमेंट करते हैं, आप प्रॉफिट्स को रोक लेते हैं और उनमें से कहीं ना कहीं इनको एम्प्लॉयज़ को और अन्य पूर्तिकर्ताओं को पेमेंट करते हैं, तो फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपको वहन करनी पड़ रही है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह है जो व्यवसाय द्वारा उन लाभों का, वो लाभ जो हमें प्राप्त हुए और उनका उपयोग हमने पूर्तिकर्ता और कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए कर दिया है, उनका यदि हम कहीं और जगह इन्वेस्ट करें तो उनसे हमें लाभ हो सकते थे, वो आपकी अवसर लागत है। सेकेंड है आपकी प्रशासनिक लागतें, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। प्राप्यों के संदर्भ में संस्था को अनेक प्रशासनिक लागतें वहन करनी पड़ती है, जैसे ग्राहकों के लेखांकन अभिलेख तैयार करने हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारियों का वेतन, ग्राहकों की साख योग्यता की जांच। तो इन सब के लिए भी कुछ लागतें आती है। वसूली लागतें भी करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ग्राहकों से ईजिली पैसा वसूल नहीं हो पाता है, तो उसके संग्रहण के लिए कई खर्चे करने होते हैं। कई कर्मचारियों को वेतन और प्रेरणा के रूप में ग्राहकों को देय, नगद छूट इत्यादि करनी पड़ती है। कई बार तो आपको कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। कुछ है आपके डिफ़ॉल्टिंग कॉस्ट, चूक लागतें। कभी कभी सभी प्रयासों के बावजूद भी कुछ ग्राहकों से उनकी असमर्थता के कारण संस्था पैसा वसूल नहीं कर पाती, तो ऐसे ऋणों को डूबत ऋण मानकर लाभों में से अपलिखित कर लिया जाता है। ये भी आपकी एक प्रकार से लागतें हो गई। अब हम बात करते हैं प्राप्यों में निवेश के आकार के निर्धारक तत्व, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। प्राप्यों में निवेश का आकार कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे हम बात करते हैं जनरल फैक्टर्स की। तो जनरल फैक्टर्स और स्पेसिफिक फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सामान्य तत्वों की। इनमें कौन से तत्व आएंगे जो किसी भी व्यवसाय में प्रत्येक प्रकार की संपत्ति में विनियोग करने संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति एवं स्वरूप, प्रबंधकों का दृष्टिकोण, विक्रय का अनुमानित आकार, व्यवसाय की मात्रा, सामान्य आर्थिक दशाएं, मूल्य स्तर में होने वाले उच्चावचन कोषों की उपलब्धता आदि तत्व। यानी कि ये सभी जो तत्व एक संस्था के लिए अनियंत्रित होते हैं और उनका प्रभाव अल्पकालीन न होकर के दीर्घकालीन होता है। नेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपके जो मूल्य स्तर में प्राइस लेवल में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आपके व्यवसाय की मात्रा क्या है, विक्रय का जो अनुमानित एस्टिमेटेड जो आकार साइज होगा वो क्या है, ये सारे फैक्टर सामान्य तत्वों में आते हैं। अब स्पेसिफिक अथवा विशिष्ट तत्व कौन से होंगे, जिनको संस्था नियंत्रित कर सकती है, और ये अल्पकाल के लिए निवेश के आकार को प्रभावित करते हैं, जबकि सामान्य तत्व दीर्घकाल के लिए करते हैं। तो विशिष्ट तत्वों में पहला हम डिस्कस करते हैं विक्रय की शर्तें, टर्म्स ऑफ सेल्स। प्राप्यों में निवेश के आकार को विक्रय की शर्तें सर्वाधिक प्रभावित करती है। यदि संस्था उधार माल का बिल्कुल भी विक्रय न करे तो प्राप्य सर्जन का सवाल ही नहीं उठता। जैसे सुपर बाजार, विभागीय भंडार आदि ये निश्चित कर सकते हैं कि वे उधार माल का विक्रय नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में तो प्राप्य ही नहीं होंगे। इनके अलावा उधार विक्रय की मात्रा, द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल। जब संस्था द्वारा उधार विक्रय का निर्णय ले लिया जाता है तो दूसरा महत्व के प्रश्न जो उठता है वो क्या उठता है कि उधार विक्रय की मात्रा आपकी कितनी होगी, यानी कि कुल विक्रय का अधिकतम कितने प्रतिशत भाग उधार होगा। प्राप्यों में निवेश के स्तर तथा उधार विक्रय की मात्रा में प्रत्यक्ष धनात्मक सहसंबंध है। यदि उधार विक्रय की मात्रा बढ़ती है तो प्राप्यों में निवेश का आकार भी बढ़ेगा, और यदि यह मात्रा घटती है तो निवेश का आकार भी घटेगा।
थर्ड है आपका बिक्री की अस्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स। व्यवसाय का अगर संस्था का व्यवसाय मौसमी प्रकृति का है, जैसे कि मान लो आप ऊनी कपड़े हुए, बिजली के पंखे हुए, आइसक्रीम हुए, ये किसी मौसम विशेष में ही है, तो उसी मौसम विशेष में प्राप्य में निवेश बढ़ जाएगा। संस्था की साख नीति भी डिपेंड करती है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म। यदि संस्था द्वारा लिबरल या कठोर कौन सी प्रकार की नीति अपनाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग भी निवेश की राशि प्रभावित होगी। उदार नीति अपनाने पर तो ग्राहकों को इजी कंडीशंस पे माल क्रय करने की सुविधा मिल जाती है। इससे संस्था की बिक्री भी बढ़ जाएगी और प्राप्य में विनियोग की राशि भी बढ़ जाएगी। और यदि वो कठोर नीति ये जो विक्रय नीति है वो अपना रही है, तो विनियोग की राशि कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो संस्था की साख कसौटियाँ होती है वो इतनी दृढ़ होती है कि सभी ग्राहकों से संतुष्ट नहीं कर पाते और प्राप्य में निवेश कम हो जाता है। उधार माल बेचने से संबंधित कई बार संस्था की साख नीति में ग्राहकों को उधार माल बेचने से संबंधित कई तत्वों का समावेश किया जाता है, जैसे उधार देने की अवधि क्या है, नगद छूट का आकार भी देखा जाएगा, प्राप्य पत्रों को बैंकों से बट्टे पर भुनाने की सुविधा, इन सब चीज़ों को इनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्रेडिट पीरियड। प्राप्य में निवेश की मात्रा उधार की अवधि से भी प्रभावित होती है। यदि उधार अवधि कम है तो इसका कुल बिक्री के साथ अनुपात सदैव कम होता है, लेकिन यदि यह लंबी होती है तो यह अनुपात भी बढ़ जाएगा। नगद छूट का आकार एवं नीति। उधार क्रेताओं को दी जाने वाली नगद छूट का आकार एवं नीति भी प्राप्य में निवेश को प्रभावित करती है। प्राप्य विपत्रों की कटौती एवं प्रस्थांकन, डिस्काउंटिंग एंड इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स। प्राप्य विपत्रों को बैंक से कटौती पर भुनाने तथा प्रस्थांकन की सुविधा पर इनकी मात्रा कम हो जाती है और विनियोग भी कम हो जाता है। और अगर इनके विपरीत देय तिथि पर इनका भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में प्राप्य में पर्याप्त धन विनियोजित हो जाता है। विशिष्ट तत्वों में पांचवा और अंतिम आखिरी तत्व है आपका साख विभाग की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट। संस्था के साख विभाग की क्षमता या दक्षता उस संस्था के प्राप्य में विनियोग की राशि को प्रभावित करती है। साख विभाग के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? ग्राहकों द्वारा किए गए आदेशों की जांच, ग्राहकों की साख योग्यता की जांच पड़ताल, उधार विक्रय की राशि को देनदारों से समय पर वसूल करना। यह विभाग जितना अधिक कुशल और प्रभावी होगा, देनदारों से उधार वसूली की क्रिया भी उतनी ही शीघ्र होगी, डूबत ऋण की संभावनाएं भी कम होगी और उसके फलस्वरूप विनियोग की राशि भी कम होगी। मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, प्राप्यों के प्रबंध का अर्थ। साख व्यापार का जीवन रखते इस कथन के आधार पर यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जो महत्व मानव के शरीर में रक्त का है वही व्यापार में साख का है। बिना साख सुविधा प्रदान किए जो अभी का जो वर्तमान दौर है, प्रतिस्पर्धी दौर है, उसमें किसी भी फर्म का अस्तित्व में रहना मुश्किल ही नहीं, असंभव ही भी है। उधार माल बेचने से पूंजी का एक महत्वपूर्ण भाग तो प्राप्य में फंस जाता है, जिससे या तो ब्याज के रूप में नुकसान होगा या डूबत ऋण के रूप में भी कई बारी दोहरी जोखिम हो जाती है। अतः लाभों और लागतों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके इनमें सामंजस्य स्थापित करना ही प्राप्यों का प्रबंध कहलाता है, ताकि आपको कम से कम ब्याज के रूप में नुकसान हो और डूबत ऋण के रूप में आपको नगण्य जोखिम हो। इसका उद्देश्य क्या है? लाभ पर्याप्त मात्रा में विक्रय करने के लिए, साख लागतों में कमी करने के लिए, प्राप्य में विनियोग को अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखने, विनियोजित राशि पर अधिकतम प्रत्याय प्राप्त करने और जोखिम की मात्रा में कमी करने का, ये सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्यों का मैनेजमेंट उचित ढंग से किया जाता है। S.E. बोल्टन के शब्दों में प्राप्यों का प्रबंध का मुख्य उद्देश्य विक्रय लाभों को उस बिंदु तक बढ़ाना है जहां प्राप्यों में अतिरिक्त पूंजी के विनियोग, अतिरिक्त कोषों के विनियोग पर प्रत्याय उस अतिरिक्त साख के लिए प्राप्त कोषों की लागत अर्थात पूंजी लागत से कम है। प्राप्यों के प्रबंध का क्षेत्र अथवा कार्य क्या क्या होंगे? स्कोप और फंक्शंस ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। प्राप्यों का सृजन यानी कि रिसीवेबल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उधार माल बेच रहे हैं, इसलिए प्राप्यों का प्रबंध साख विभाग द्वारा किया जाता है। और इसके प्रबंध के लिए साख विभाग द्वारा सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि किन किन ग्राहकों को उधार माल का विक्रय करना है और उधार माल की राशि का ग्राहकों की ऋण देय क्षमता के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऋण की वसूली प्राप्यों में निवेश को अनुकूलतम
स्तर तक रखने आदि कार्य भी साख विभाग द्वारा किए जाते हैं। तो साख विभाग क्या क्या कार्य कर रहा है? साख नीति का निर्धारण और मूल्यांकन का कार्य कर रहा है, संग्रहण प्रक्रिया का निर्धारण कर रहा है, साख आवेदकों का मूल्यांकन कर रहा है, प्राप्यों का विश्लेषण और नियंत्रण कर रहा है। तो इन्हीं जो साख विभाग के प्रमुख कार्य हैं, इन्हीं को ये इन्हीं के आधार पर प्राप्यों का मैनेजमेंट हो रहा है, यानी कि इन्हीं को हम मैनेजमेंट समझ सकते हैं प्राप्यों का, रिसीवेबल्स का। साख विभाग के जो ये कार्य हैं, यही 4 कार्यों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।